ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बड़ी ब्रेकिंग के साथ। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। एशियन गेम्स में महिला कबड्डी टीम को गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा 25 गोल्ड के साथ भारत के 100 मेडल पूरे हुए। महिला कबड्डी टीम ने 25वां गोल्ड मेडल जीता है और इससे पहले नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय ने भी गोल्ड जीता। मेरठ की बेटी अनु ने भी जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिया है और ऐसे में 100 मेडल अब तक भारत आ चुके हैं। बड़ी बात यह कि एशियन गेम्स में भारत का जलवा बरकरार है और ऐसे में तीरंदाजी से लेकर कबड्डी तक में देखिए आप किस तरीके से युवा जो है बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एशियन गेम्स में 25 गोल्ड के साथ भारत के पास 100 मेडल पूरे हो गए हैं। हालांकि महिला कबड्डी टीम ने 25वां गोल्ड मेडल भी जीत लिया है और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अभी भी भारतीय खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एशियन गेम्स में भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है तमाम दिग्गजों की तरफ से, उस प्रोत्साहन का ही तो ये नतीजा है जिसमें कि भारत का लगातार जलवा बरकरार है। और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से 3 गोल्ड अब तक एक ही दिन में मिल गए। एशियाड के इतिहास में पहली बार भारत के 100 मेडल हो गए हैं। भारतीय विमेंस कबड्डी टीम ने चाइनीज ताइपे को फाइनल में 26-25 से हराकर गोल्ड जीतने के साथ ही भारत के लिए 100वां मेडल जीता है। इसके साथ ही अब भारत के 25 गोल्ड हो गए हैं। एशियन गेम्स में 14वें दिन भारत को आर्चरी कंपाउंड में 4 मेडल मिले हैं। इनमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज शामिल है। दिन की शुरुआत आर्चरी के कंपाउंड इंडिविजुअल विमेंस इवेंट में 2 मेडल के साथ हुई। शनिवार को भारत को पहला मेडल आर्चरी के कंपाउंड इंडिविजुअल विमेंस में अदिति गोपीचंद स्वामी ने दिलाया। ब्रॉन्ज मेडल के लिए इस मैच में अदिति ने मलेशिया की रति को 146-140 से हरा दिया। काफी बड़ा अंतर। और भारत को दूसरा मेडल भी इसी इवेंट में मिला। इस बार ज्योति सुरेखा वेन्नम ने गोल्ड के हुए मुकाबले में साउथ कोरिया के खिलाड़ी को हरा दिया और ऐसे में लगातार गोल्ड पर कब्जा भारत का जारी है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब 100 मेडल एशियन गेम्स में भारत के नाम हुए हैं। भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की आज बड़ी बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल होंगे। चुनाव पर रणनीति बनेगी। कुल मिलाकर क्योंकि कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में उससे पहले ही बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल बैठकें कर रहे हैं। आज एक तरफ जहां कांग्रेस की सीईसी की बैठक है तो बीजेपी दफ्तर में आज ये बड़ी बैठक है और इस बैठक में अश्विनी वैष्णव जो कि प्रभारी बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के, इसके अलावा भूपेंद्र यादव को बनाया गया है प्रभारी। अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी हैं। इसके अलावा वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल होंगे जो कि मंत्री हैं और वो भी चुनावी मैदान में है और इसीलिए वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस बैठक को कई मायने में खास माना जा रहा है। क्या आने वाली सूची को लेकर इसमें चर्चा होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अभी चौथी लिस्ट क्योंकि जारी नहीं हुई है और चौथी लिस्ट में कई सांसद ऐसे हैं जो शामिल किए जा सकते हैं। बहुत संभावित चेहरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या उनको लेकर भी रणनीति बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में। और इसीलिए आज की ये बैठक बड़ी बैठक मानी जा रही है और इसमें कई चीजों को लेकर चर्चा होगी। खासतौर पर चुनावों पर इसमें फोकस रहेगा। तो एक तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक तो इधर कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में आज सीईसी की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी जिसमें पहली लिस्ट पर चर्चा होगी। लगभग 150 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। सीईसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। ये वो धुरंधर जो इस मीटिंग में शामिल होंगे और कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अब तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
अब ये देखना होगा कि जो 150 प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे पहली लिस्ट में, तो उसमें किन लोगों के नाम होते हैं, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी बैठक है, सीईसी की बैठक है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो भी शामिल होंगे। सोनिया गांधी भी रहेंगी, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, मुकुल वासनिक मौजूद रहेंगे, केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। इनकी तरफ से जो फैसले लिए गए हैं पार्टी को लेकर चुनावों के पहले, वो चर्चा किए जाएंगे और साथ ही इसको लेकर कोई अहम घोषणा की भी बात सामने आ रही है। लगभग 150 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए जाएंगे कांग्रेस की पहली लिस्ट में। तो वहीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि ये जो परिषद है, इसमें कई ऐसे मध्य क्षेत्रीय राज्य हैं जो शामिल होंगे। इनमें आतंकवाद के मुद्दे से लेकर, इनमें सुरक्षा के मुद्दे से लेकर, इनमें आर्थिक स्थितियों को लेकर और हाल ही में जो रेल परियोजनाएं हैं उनको लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर चर्चा गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सबसे बड़ा फोकस होगा बॉर्डर्स की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, इसमें फोकस सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज्यादा होती है। जिन राज्यों के नाम इसमें है, जो मध्य राज्य है, मध्य क्षेत्र है, उनमें सिक्योरिटी को लेकर सबसे बड़ा यहां पर हम कह सकते हैं कि फोकस होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बैठक ली जा रही है ताकि इन राज्यों को सुरक्षा के लिहाज से और भी ज्यादा दुरुस्त किया जा सके। दुर्ग से खबर, जहां टेमरी गांव में डायरिया फैल गया है। गांव में 4 नए मरीज मिले हैं और 16 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला की उल्टी दस्त से मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शिविर लगाया है और लोगों की जांच भी की जा रही है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर भी लगा दिए गए हैं और इन शिविरों के जरिए लोगों की जांच हो रही है। एक महिला की हालांकि मौत हो गई उल्टी और दस्त से, क्योंकि डायरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है गांव में और स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग जगहों पर शिविर लगा रहा है और इन शिविरों के जरिए ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है डायरिया की बीमारी को लेकर। लेकिन आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें और किसी भी तरह के वायरल चीजों से बचें, ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें और फिर जो उपकरण इस्तेमाल नहीं करने हैं उनको भूल से भी ना छुएं, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीजेस बहुत ज़्यादा इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो डेंगू हो या डायरिया हो या इसके अलावा तमाम तरीके के वायरस इन दिनों सामने आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी ज़रूरी है। खबर रायपुर से, जहां 2 परिवार में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दरअसल मामला जमीन को लेकर था। जमीन को लेकर दोनों पक्ष में विवाद चल रहा था बीते लंबे समय से। आखिरकार दोनों ही पक्ष में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक तरफ से 7 लोग तो दूसरी तरफ 4 लोग मौजूद थे। पुलिस ने बहुत कोशिश की समझाने बुझाने की, लेकिन पुलिस के सामने भी लगातार ये मारपीट कर रहे थे। हालांकि वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस मौजूद है, पुलिस शांत करा रही है मामले को, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है और लगातार इसी तरह मारपीट का सिलसिला देखने को मिला। जब यहाँ पर परेशानी आम लोगों को हो रही थी तो पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर दिया है। बीच बाजार में जिस तरीके से मारपीट ये दोनों ही पक्ष कर रहे थे, आमजन इससे प्रभावित हो रहे थे और इसीलिए पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। बिलासपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सरकारी स्कूलों पर सवाल खड़े कर दिए। सरकारी स्कूल के बच्चों से काम कराया जा रहा है, मजदूरों की तरह काम कराने का एक वीडियो सामने आ चुका है। टीचर लकड़ी उतरवाने का काम करा रहा है। रतनपुर के ओछिनापारा सरकारी स्कूल में आप देखिए, ये वैन है, वैन में लकड़ी है और ये बच्चे मजदूरों की तरह लकड़ी नीचे उतार रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों में आक्रोश, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, भविष्य बनाने के लिए भेजा जाता है, उन बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है और इसीलिए अभिभावकों में आक्रोश है। खबर बिलासपुर से ही, जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल में हाउस ड्रेस खरीदी मामले में
फंस गए हैं डीके कौशिक। उन पर गाज गिरी है, पद से हटा दिया गया है डीके कौशिक को। टीकाराम साहू को अब नया डीईओ बना दिया गया है। सरकार ने जुलाई में आदेश दिया था डीएमएफ फंड से स्मार्ट ड्रेस खरीदा जाए। सरकार के आदेश का पालन नहीं किया गया। बच्चों ने मजबूरी में दुकान से जाकर ड्रेस खरीदे, जिसके बाद जब मामला सामने आया, मामला संज्ञान में लिया गया, तो फिर पद से डीके कौशिक को हटा दिया गया, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, और उन्हें अब पद से हटा दिया गया है। टीकाराम साहू को नया डीईओ बना दिया गया। खबर सूरजपुर से है। यहां 12 युवकों पर मामला दर्ज हुआ है। सहायक आयुक्त को बंधक बनाने का आरोप इन युवकों पर लग रहा है। इतना ही नहीं, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त खोड़ के कन्या आश्रम में निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। 4 घंटे तक बंधक जैसे बने थे हालत। सहायक आयुक्त के विश्वनाथ रेड्डी ने शिकायत की थी। पुलिस मामला दर्ज कर अब जांच में जुट गई है। सूरजपुर में जिस तरीके से बंधक बनाया गया, ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। सहायक आयुक्त को बंधक बनाने का आरोप लगा है कुछ लोगों पर। 12 युवकों पर सहायक आयुक्त को बंधक बनाने का आरोप लगा है, जिन पर केस दर्ज कर लिया गया है। जशपुर से बड़ी खबर आ रही है। तीर धनुष से हमले की कोशिश की गई है। जादू टोने का आरोप लगाकर हमला किया गया। सरपंच के बेटे पर हमले का आरोप है। एक ही परिवार पर तीर धनुष से हमले का आरोप है। पीड़ित ने मामले की शिकायत कर दी है। पंडरापाठ चौकी के महनई का ये पूरा मामला है और तीर धनुष से हमला की कोशिश की गई है। जादू टोने का आरोप लगाकर हमला किया गया। हालांकि सरपंच के बेटे पर अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि शिकायत पुलिस में की गई जब जाकर, तो शिकायत दर्ज कर लिया गया है। अब जांच पड़ताल के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। तो ये देखिए, तीर और धनुष से हमले की कोशिश की गई है। जादू टोने का आरोप लगाकर यह हमला किया गया। तो ऐसे में कई वीडियोस लगातार सामने आते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रायपुर से बीच सड़क पर युवतियों में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया। नशे में कार चलाने का आरोप है। तेलीबांधा थाने में दोनों पक्षों ने शिकायत कर दी है। युवतियों का मारपीट करने का वीडियो सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि नशे में कार चलाने का आरोप इन पर है। तेलीबांधा थाने में दोनों पक्षों ने शिकायत कर दी है। हालांकि जिनसे मारपीट हुई है उन्होंने शिकायत कर दी है, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव जुर्म है और अगर जुर्म के तहत कोई कार्य किया जाएगा तो कार्रवाई भी जरूर होगी। आप इस वीडियो में देखिए किस तरीके से कुछ युवती यहाँ पर मौजूद हैं और ये कार चला रही थी। फिर कुछ विवाद हुआ। जैसे ही वो कार से नीचे उतरी तो फिर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि शराब पीकर ये गाड़ी चला रही थी और इसीलिए इस तरीके से विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा है। अब इस पूरे मामले में जांच की बात सामने आ रही है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से अपने आप को नहीं संभाल पा रही युवती। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये मामला क्या है? बीच सड़क पर जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? देखिए, रईस यादव की इस तरह की करतूत है आए दिन सामने आती है। वैसे रायपुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वाहन चालक नशे में धुत होकर जो वाहन ना चलाए। लेकिन बावजूद इसे आप देख सकते हैं कि इस तरह की घटना है वो सामने आ रही है और नशे में धुत थे ऐसे बताया जा रहा है।
दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें युवक युवती को भी जमकर पीटा गया है और युवती ने भी जमकर पिटाई की है। तो ये पूरा जो मामला है वो तेलीबांधा थाना क्षेत्र का अभी फिलहाल सामने आए हैं। दोनों पक्षों ने इसकी मारपीट की शिकायत की है और पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। लेकिन गंभीर बात यही है कि शराब पी करके इस तरह से गाड़ी चलाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के सरेराह लड़ाई भी करते हैं। हो सकता है कोई गंभीर हादसा हो जाता, कई लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि जो व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है वो खुद तो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे जो वाहन है उसे कैसे नियंत्रित करेगा। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पुलिस अभियान तो जरूर चला रही, लेकिन ऐसे लोग हैं जो लगातार जो यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से बीच सड़क पर ही यहाँ पर हंगामा देखने को मिला और ये युवती जो शराब पीकर आई थी, गाड़ी चला रही थी, गाड़ी चलाने के टाइम पर ही यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से मामूली कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अलवर में शुक्रवार को बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा हनुमान कथा का आयोजन किया गया। हनुमान कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ मौजूद रही। हनुमान कथा आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूलियट सहित कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य है जब तक प्राण रहे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। केवल सनातन हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए जी रहे, जो सनातन के लिए जी रहे, जो राष्ट्र के उत्थान के लिए जी रहे, जो राजस्थान के कल्याण के लिए जी रहे, ये पूरे अलवर की कथा का विरोध करने वालों की भारत हिंदू राष्ट्र की नमः पार्वती। वीर हनुमान जी महाराज जिनका और हमारे जीवन का उद्देश्य और योगदान केवल यही है, जब तक इस तन में प्राण रहें तब तक सनातन का कार्य, हिंदू राष्ट्र का कार्य हम करते रहें और सनातनीय सोए हुए हिंदुओं को जगाते रहें। तो आज से दुर्ग में शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुनाएंगे। आज से 13 अक्टूबर तक आयोजित होगी कथा। कथा के लिए 9 बड़े पंडाल लगाए गए हैं, तैयार कर दिए गए हैं। पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। तो पार्किंग से लेकर कथा स्थल में जहां पर भी लोग बैठेंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां हाथियों के दल से लोगों में दहशत है। सड़क पर हाथियों के दल से दहशत है। नेशनल हाईवे 130 पर पहुंचा हाथियों का दल, फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर हैं। उदयपुर वन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों पर गजराज नजर आ रहे हैं और ऐसे में हाथियों के रिहायशी इलाकों में आने से जो ग्रामीण हैं उनकी नींद उड़ गई है, क्योंकि कभी भी हाथी हमला कर सकते हैं और इसीलिए इनकी ये मांग है कि इसको लेकर कोई कार्रवाई की जाए। ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर है क्योंकि फसल हाथी बर्बाद कर दे रहे हैं, फसल खराब कर दे रहे हैं और किसानों की जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जा रही है। तो एक तरफ जहां आपने देखा हाथियों को रोड्स पर, नेशनल हाईवेज पर दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं हाथियों के उत्पात लगातार बलरामपुर में भी जारी है और फोकली, महुआ, कर्मडीहा गांव में उत्पात मचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों से ग्रामीणों में दहशत है और रात भर यहां पर भी ग्रामीण जागने को मजबूर हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम हो गया है और ऐसे में हाथियों ने जगह जगह पर डेरा डाल दिया है। खासतौर पर आप देखेंगे कि जहां पर फसलें हैं वहां पर किस तरीके से हाथियों ने डेरा डाला है। रात भर बेचारे ग्रामीण जागने को परेशान हैं। तो वहीं पेंड्रा में भी यही हाल है। हाथियों के दल की मारवाही रेंज के मालाडांड पहुंचा हाथियों का दल। जैथरी होते हुए मारवाही रेंज पहुंच गया है। हाथियों का दल 20 दिन पहले मध्य प्रदेश से पहुंचा है।
और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी पेंड्रा में भी हाथियों का आतंक जारी है। जो ग्रामीण हैं वो टॉर्च लाइट से ये देख पा रहे हैं कि रात बिरात स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से वो हाथियों को काबू में नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में रात भर उन्हें जागना पड़ रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कम से कम